हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज और उसका एक पहला टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस टॉपिक में हम सब सारा डिटेल में समझने वाले हैं, सारे के सारे फैक्टर, सारे के सारे एक्टिविटीज, सबका क्या मतलब है। और मैंने एक बेहतरीन नोट्स आपको दे दिया है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम आने वाले हैं। इस नोट्स को आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या व्यू करके पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ और समझते हैं पूरे इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को समझने से पहले, इस चैप्टर के नाम को समझने से पहले हम समझते हैं कि फाइनेंस का क्या मतलब होता है। तो फाइनेंस का मतलब समझ लो बच्चों क्या होता है कि जब बिजनेस की एक्टिविटीज को हमें करना होता है उसके लिए क्या चाहिए बच्चों, पैसे चाहिए। तो बिजनेस की एक्टिविटीज को करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं उसे हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। क्लियर है? तो यानी कि द मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस, जो कि आप पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं। यानी कि वो पैसा जो हमें बिजनेस की एक्टिविटीज को करने के लिए चाहिए होता है उसे हम कहते हैं कि वो बिजनेस फाइनेंस है। अब इस बिजनेस फाइनेंस को करने के लिए हमें कई सारे एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, है ना। कई सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हमें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, जैसे कि वो पैसा जब हमें चाहिए सही समय पे वो तब हो, और जब नहीं चाहिए तो फालतू का बिजनेस में ना पड़ा हो वो तो वेस्टेज हो सकता है। तो इन सारी एक्टिविटीज को मिलाकर हम कहते हैं कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कौन करता है? तो कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पर्सन नोन एज फाइनेंशियल मैनेजर करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर को ही ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते समय उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। यानी कि जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमारे मन में क्या ऑब्जेक्टिव होगा उसको करने के लिए। तो एकमात्र ऑब्जेक्टिव, एक लाइन आपको याद रखनी है, दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। यानी कि एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने के लिए कि शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब इसको समझो, इसका मतलब क्या है। आप ये याद तो कर लेते हो पर इसका मतलब समझो। किसी भी कंपनी का जो ओनर होता है, ठीक है, ओनर वो कौन होते हैं? वो उसके होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के जो ओनर्स है वो उसके शेयर होल्डर्स है। अब कोई भी शेयर होल्डर यानी कि कंपनी का मालिक क्या चाहेगा कि जो उसने पैसा निवेश किया है कंपनी में, जो उसने पैसा लगाया है अपनी कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल ए नाम की एक कंपनी है, उसमें एक शेयर होल्डर ने 10 लाख रुपीज लगाए हैं। तो अब वो क्या चाहेगा कि जो 10 लाख रुपए उसकी वेल्थ है कंपनी में, ये क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि मैक्सिमाइज हो जाए। तो कभी भी फाइनेंशियल मैनेजर को, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगा वो, तो उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव होगा कि इस मालिक का पैसा, इस मालिक के वेल्थ को बढ़ाना है। तो इसलिए द प्राइमरी एम ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। तो इस एक लाइन को आप याद कर लेना, 1 नंबर के एमसीक्यू में भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, यानी कि मालिक का जो पैसा है उसके वेल्थ को बढ़ाना, इंक्रीज करना। 10 लाख को 15 लाख कर देना, 15 लाख से 20 लाख कर देना। क्लियर? चलते हैं अब फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होगा। ठीक है, तो मैंने इसको एक डायग्राम में समझाया, डायग्राम में समझ सकते हैं। ये जो है कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर फाइनेंशियल मैनेजर है। अब इसके 3 मेजर काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है इसका फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन बनाना। काम जो दूसरा होता है वो होता है उसका इन्वेस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना उससे रिलेटेड डिसीजन बनाना। और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो ये 3 मेजर काम है किसके? एक फाइनेंशियल ऑफिसर के या फिर एक फाइनेंशियल मैनेजर के। अब इसका मतलब समझो बच्चों क्या है। सबसे पहला काम, मैंने इसे क्यों बोला कि फाइनेंसिंग डिसीजन सबसे पहला काम है? तो बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस की एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए तो हमें पैसा चाहिए होगा। अब इस पैसे को कहाँ से लाया जाए, कौन से सोर्सेज से हम लेकर आए, तो उसको हम कहते हैं कि वो फाइनेंसिंग डिसीजन है। यानी कि पैसे को किस सोर्स से लाना है हमें, उसका डिसीजन बनाना कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो सबसे पहला डिसीजन जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेना होता है वो होता है रिलेटेड टू दी फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन कहाँ से? तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन एक है डेट और दूसरा ऑप्शन है हमारा इक्विटी। पहला ऑप्शन डेट से पैसा लाएं कि इक्विटी से पैसा लाएं। डेट से पैसा लाने का मतलब है कि लोन लेना, बोरोइंग्स करना। तो डेट का मतलब होता है क्या हम कहीं से बोरो करें, बोरो करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट के साथ हमें पैसे को लौटाना पड़ेगा, या फिर ओनर्स फंड से लाएं यानी कि इक्विटी से लाएं। तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग शेयर्स इश्यू करके पैसा लाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्विटी से पैसा लाना हुआ। तो इक्विटी से जब हम पैसा लाएंगे तो उस पैसे को लौटाना नहीं होता, बस उसकी जगह पे हमें डिविडेंड देना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ओनर बन जाता है कंपनी के।
ठीक है, तो ये हो गया पहला डिसीजन जो एक फाइनेंशियल ऑफिसर को या लेना होता है बिजनेस में। अब चलते हैं दूसरा काम क्या है इसका। दूसरा काम है इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब पैसा तो आ गया बिजनेस में, हम फाइनेंस करके ले आए, अब इस पैसे को क्या रखे रहेंगे हम अलमारी में, क्या इसको हम लोग लॉकर में सजा के रखने के लिए? नहीं, इस पैसे को हमें दो जगह यूज करना है। पहली जगह कैपिटल बजटिंग डिसीजन और दूसरी जगह वर्किंग कैपिटल डिसीजन, यानी दो जगह आप इस हम पैसे को हमें लगाना पड़ेगा। नंबर 1 कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि उस पैसे को बड़ी बड़ी मशीन्स में लगाना, बिल्डिंग में लगाना, लैंड लगाना, इन सारी चीज़ों में पैसे को लगाने को हम कहते हैं कि हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बना रहे हैं। दूसरा काम क्या होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना, ठीक है, गुड्स खरीदना, जैसे करंट एसेट्स, आप जानते हैं अकाउंट्स का एक टॉपिक है करंट एसेट्स, तो इन सब में पैसे को डाल के रखना या इन्वेस्ट करके रखना, तो उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल में पैसे को इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो पहला काम किसी फाइनेंशियल मैनेजर का होगा कि पैसे को लाना, किस सोर्स से ला रहे हैं, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा काम होता है इस पैसे को लगाना, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो ऑप्शन होंगे उसके पास, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल। कि कैपिटल बजटिंग मतलब फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल मतलब कि रॉ मटेरियल खरीदना, गुड्स खरीदना, ये सारी चीजें। अब पैसे तो लगा दिए हमने, अब उससे करेंगे क्या, हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस करके क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अब उस प्रॉफिट को, अब ध्यान से समझो बच्चों, उस प्रॉफिट को हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डिविडेंड देने में, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डिविडेंड देने में। डिविडेंड देने का मतलब होता है कि उस प्रॉफिट को ओनर्स को देना, यानी जो प्रॉफिट अर्न किया है बिजनेस ने उसे ओनर के अकाउंट में डाल देना, उसे बोलते हैं डिविडेंड देना। या फिर हम कितना अपने पास रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि उस पैसे को हम देंगे नहीं, अपने पास इस्तेमाल के रखेंगे, इन फ्यूचर वो पैसा हमें काम आएगा। तो क्लियर है, तो 3 तरीके के एक्टिविटीज या 3 तरीके के डिसीजंस एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं। नंबर 1 रिलेटेड टू फाइनेंसिंग डिसीजन, नंबर 2 रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नंबर 3 रिलेटिंग टू डिविडेंड डिसीजन। अब बच्चों हम समझते हैं डिटेल में तीनों डिसीजंस को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और हमारा डिविडेंड डिसीजन के तीनों का मतलब क्या है। अब जो ये नोट्स है मैंने एनसीईआरटी को रेफर करते हुए बनाया है, तो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या आता है कि बिजनेस में पैसे को लाना, किस सोर्स से लाएंगे वो चीज़। अब बुक में क्या क्या पॉइंट्स है देख लो ध्यान से बच्चों। सबसे पहले कह रहा है दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। इसका मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ पैसा जो हम लोग रेज करने वाले हैं अलग अलग सोर्सेज से। ठीक है, फिर वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हो सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग पैसे ला सकते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर पैसे की रिक्वायरमेंट आपने कहीं से की है और उसे आप 12 महीने के अंदर अंदर लौटा देने वाले हो तो उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स। लेकिन वो जो लोन है अगर 12 महीने के ऊपर का है, यानी कि आपको 12 महीने के बाद लौटाना है, हुआ 1 साल के बाद लौटाना है, तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म सोर्स कहते हैं। अब लॉन्ग टर्म सोर्स हमारे पास कहाँ से होने वाले हैं, ध्यान से देखो बच्चों। शेयर होल्डर फंड जिसे हम लोग कहते हैं इक्विटी, या फिर बोरोड फंड जैसे कि डिबेंचर से, या फिर किसी भी तरीके का लोन। ठीक है, अब फर्म के पास ऑप्शन होता है, उसे डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ से पैसे लेने हैं, इक्विटी से कितना लेना है और डेट से कितना लेना है। दोनों से कंपनी लेती है। ठीक है, हमेशा कंपनी कोशिश करती है कि हमारे पास पैसा इक्विटी से भी आए और डेट से भी आए। ठीक है, अब वो किस प्रपोर्शन में उन्हें फंड्स को बोरो करना है, कहाँ से किन किन सोर्स से पैसा लेना है, वो एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। ठीक है, तो क्लियर, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब समझ में आ गया, यानी कि कितना पैसा हमें रेज करना है, किन किन सोर्सेज से करना है, और लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर इक्विटी और डेट। अब खास बात यहाँ पे समझना बच्चों कि अगर पैसा हम शॉर्ट टर्म से उठा रहे हैं, शॉर्ट टर्म से पैसा हम लोग ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग कर रहे हैं, तो वो फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट नहीं बनता है। क्लियर, अगर वापस से रिपीट कर देना, अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाया है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कहीं से लोन लिया है, तो वो फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि वो स्टडी होता है अंडर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आई होप क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगले एक्टिविटी का, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैसे तो हमने उधार ले लिए, फाइनेंस तो हमने कर ली, अब इस पैसे को हम कहाँ लगाएंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये कह रहा है पॉइंट नंबर 1 कि जो फर्म के रिसोर्सेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्केर होते हैं, तो हम इसको ऐसे ही यूं ही कहीं पे भी बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए फर्म को चूज़ करना होगा कि इन रिसोर्सेज को कहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट करें ताकि हमें क्या मिले, हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले फॉर द इन्वेस्टर। यानी उस पैसे को हम ऐसी जगह लगाएं, ऐसे मशीन में लगाएं
कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हमें देखने को मिले। अगला, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन देयरफॉर रिलेट्स टू हाउ द फर्म फंड्स आर इन्वेस्टेड इन द डिफरेंट एसेट्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि कैसे एक फर्म अलग अलग एसेट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। ठीक है, अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, लंबे समय के लिए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जैसे कि हमें क्या खरीदना है, न्यू मशीन्स खरीदना है, तो हम मशीन जब खरीदते हैं वो लंबे समय के लिए खरीदते हैं, इसलिए वो किसके अंदर आएगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर आएगा। नेक्स्ट, अगर शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। जैसे कि कैश कितना अपने पास रखें कि कभी भी रिक्वायर हो सकती है, इन्वेंट्री अपने पास, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये सब अपने पास कितना रखें, और ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह जो हम जानते हैं, डेटर्स, वो भी क्या है, एक शॉर्ट टर्म एसेट है। ठीक है, तो दैट वाज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब चलते हैं हम लोग डिविडेंड डिसीजन की तरफ। डिविडेंड डिसीजन क्या कहता है, अब डिविडेंड डिसीजन कहता है बच्चों कि ये ऐसा डिसीजन है कि जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि कमाए हुए प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है, इसको हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दें शेयर होल्डर्स को और कितना अपने पास रखें एज द रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो जो हमने प्रॉफिट अर्न किया उस प्रॉफिट को हम कितना शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें फॉर द डिविडेंड, और कितना अपने पास रखें। अपने पास क्यों रखना है बच्चों, बता सकते हो, डिविडेंड दे देते हैं ना सब मालिकों को, ओनर्स को सब हम पैसा डिविडेंड के फॉर्म में दे देते हैं, अपने पास क्यों रखें इसको संभाल कर। बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर हमें इन फ्यूचर पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तो वापस नहीं हम मांगने जाएंगे शेयर होल्डर के पास कि अब हमें कंपनी को पैसा चाहिए, तो इसलिए हम अपने पास कुछ रिटेन अर्निंग्स रखते हैं ताकि इनको फ्यूचर में हम लोग यूज़ कर सकें। ठीक है, क्लियर है बच्चों, चलते हैं अगले पे। बच्चों समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन इफेक्ट होने वाला है, यानी कि टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन इफेक्ट होगा। बच्चों कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे कैसे इफेक्ट होने वाला है। तो पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जैसे कि प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, तो अब इन प्रोजेक्ट ए मतलब है मशीन, बी मतलब है कोई एक मशीन, कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई मशीन, तो हमें पैसे लगाना है, हम ए में लगाएं कि बी में लगाएं। तो अब जब इन पे हम पैसा लगाते हैं तो इन फ्यूचर हमें इनसे रिटर्न भी मिलता है, जैसे हम कहते हैं कैश फ्लो, यानी आज एक मशीन में अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे जाकर हमें इससे कितना पैसा आने वाला है, इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो। तो ये एक फैक्टर बन जाता है जब आप किसी भी कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो ए प्रोजेक्ट में कर रहे हो चाहे वो बी प्रोजेक्ट में कर रहे हो, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें ज़्यादा कैश फ्लो ला के देगा, उसी प्रोजेक्ट को हम लोग चूज़ करेंगे। तो ये क्या बन गया बच्चों, एक फैक्टर बन गया। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिटर्न। अब मान लो दो प्रोजेक्ट थे हमारे ए और बी, अब ए प्रोजेक्ट दे रहा है 10% का रिटर्न और बी प्रोजेक्ट दे रहा है 12% का रिटर्न, तो ऑब्वियसली कोई अब कौन से प्रोजेक्ट को चूज़ करेगा, 12% वाले को ही चूज़ करेगा क्योंकि वो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो ये भी क्या बन गया बच्चों, एक फैक्टर बन गया कि ये हमें इफेक्ट करने वाला है वाइल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगला, द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अगला फैक्टर क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब कहीं पे भी ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर देते हम लोग, बहुत सारे नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होते हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान देने होते हैं। तो देखो ध्यान से बच्चों, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशंस सच एज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कैश फ्लो और रेट ऑफ रिटर्न क्या रहने वाला है, और हमें कई सारे डिफरेंट टेक्निक्स निकालने पड़ते हैं इन सबको इवैल्यूएट करने के लिए। इतना सिंपल नहीं होता कि एक पेपर पे लिखा और हमने उसे सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो हमें कई सारे टेक्निक्स लगाने होते हैं, कई सारे मेथड्स लगाने होते हैं। ठीक है, अब ये टेक्निक्स अब खुद से लॉजिकली सोचो, दो प्रोजेक्ट है जहाँ पर टेक्निक्स कुछ ईजी लगा कर ही सॉल्व हो जा रहा है, तो हम उस प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे कि डिफिकल्ट वाले को चूज़ करेंगे। तो जहाँ पर भी हमारा टेक्निक्स कम लगने वाले हैं, बेटर रिजल्ट आने वाला है, हमें उस प्रोजेक्ट को हम लोग चूज़ करेंगे। तो 3 फैक्टर समझ में आ गए बच्चों। सबसे पहले नंबर 1 कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी किस बिजनेस से ज़्यादा कैश फ्लो हमें देखने को मिल रहा है। नंबर 2 रेट ऑफ रिटर्न क्या रहने वाला है, यानी कितना % का हमें प्रॉफिट होने वाला है, जिस प्रोजेक्ट से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसको हम करेंगे। और नंबर 3 इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हमें देखना पड़ेगा कि किस में हमारा कम लग रहा है। चलते हैं अगले डिसीजन की तरफ, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। बच्चों तो 2 हमारे पास चॉइस था कि पैसा हम डेट से लाएँ कि इक्विटी से लाएँ। ठीक है, तो 2 हमारे पास चॉइस है कि पैसा हम डेट से लेकर आएँ कि पैसा हम इक्विटी से लेकर आएँ। तो अब इसको चूज़ करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमें इफेक्ट करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब पैसा उधार ले रहे हैं, पैसा तो कॉस्ट तो आने वाली है हमें, ठीक है, चाहे डेट से पैसा उठाओ चाहे आप इक्विटी से पैसा उठाओ, दोनों का हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों, कॉस्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई सोर्स किसी ना किसी सोर्स से सस्ता होगा ही, कह रहा है सम सोर्सेज मे बी चीपर देन अदर्स। बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास, डेट और इक्विटी में भी अलग अलग ऑप्शन है, तो कौन सा सोर्स आपको सबसे सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो डेट होता है इससे हमारा
टैक्स बचता है बच्चों, ठीक है। डेट से टैक्स कैसे बचता है ये समझ लो। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले कोई टैक्स का इंटरेस्ट भरती है। तो अगर इंटरेस्ट हमने पे किया तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम होने वाला है, और प्रॉफिट अगर कम हो गया तो बच्चों टैक्स भी कम होगा, क्योंकि टैक्स किसमें लगता है, प्रॉफिट में लगता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो हमारा डेट है वो एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो वैसे केस में हमें देख लेना है कि यार इस डेट से हमें कितना फ़ायदा होने वाला है, और सारी चीज़ें कैलकुलेशन कर लेनी है। जहाँ पे हमारा कॉस्ट कम आ रहा होगा उसको हम चूज़ करेंगे, ठीक है। दैट वाज नंबर 1 फैक्टर। अगले फैक्टर पर चलते हैं, दैट इज रिस्क। अब कोई फैक्टर रिस्की हो सकता है, कोई फैक्टर कम रिस्की होगा, कोई ज़्यादा रिस्की होगा, कोई कम रिस्की होगा। तो जो फैक्टर ज़्यादा रिस्की होगा उसको तो हम बिल्कुल चूज़ नहीं करेंगे। दैट सोर्स विल बी चूजन विच इज़ लेस रिस्कियर। जहाँ पे कम रिस्क होगा हम उसको चूज़ करेंगे। अगले की तरफ चलते हैं, दैट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। बच्चों फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब समझ लो, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है। अब फाइनेंस करने के लिए, फाइनेंस करते टाइम हमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, और कई बार हमें ब्रोकरेजेस पे करना होता है, कहीं हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होते हैं। तो इन सब को मिलाकर हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब कौन से सोर्स को चूज़ करोगे आप, जहाँ पर हमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम आ रहा हो। तो जहाँ पर भी हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट कम आ रहा हो उस वाले सोर्स को हम चूज़ कर लेंगे। अगला है कैश फ्लो ऑफ पोजीशन ऑफ द कंपनी। बच्चों कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझो। अब अगर बच्चों आप डेट चूज़ करते हो, दूसरी जगह आप इक्विटी चूज़ करते हो। डेट में हमें रिटर्न में क्या देना पड़ता है बच्चों, इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इक्विटी के रिटर्न में हमें क्या देना पड़ता है बच्चों, बता सकते हो, दैट इज डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है। तो डेट के अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इक्विटी के अगेंस्ट हमें डिविडेंड देना पड़ता है। अब जब इक्विटी को डिविडेंड देना कोई कंपल्सन नहीं होता, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको डिविडेंड देना है, और नहीं हुआ तो नहीं देना है, ठीक है। इतना सिंपल है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें डिविडेंड देना है, वरना नहीं देना है। पर डेट के केस में ऐसा नहीं होता, उनको हमें इंटरेस्ट हमेशा देना ही देना होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे आपको लॉस भी हो रहा हो, आपको उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो किसी भी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि डेट चूज करना चाहिए कि हमें इक्विटी चूज करना चाहिए। कैसे, ध्यान से, अ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन मे मेक डेट फाइनेंसिंग मोर वाइबल, ठीक है, देन थ्रू दी इक्विटी। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो आपको क्या चूज करना चाहिए, डेट। खराब है तो गलती से भी आपको डेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट पे करना तो कंपलसरी है, आपको प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस होगा तो भी उनको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। इसलिए अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो ही डेट की तरफ जाओ, वरना इक्विटी की तरफ जाओ। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं, दैट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? तो वो कॉस्ट बिजनेसेस के जो उन्हें पे करना ही करना है, जैसे बिल्डिंग का रेंट। देखो ध्यान से बच्चों, एग्जांपल, बिल्डिंग का रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरीज। अब बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो ये उन्हें पे करना ही करना होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अब दो तरीके की कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जिसका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही बहुत ज़्यादा है, उसके सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का। तो बच्चों क्या उसको डेट की तरफ जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेट में इंटरेस्ट पे करना होता है और ये खुद में ही एक कंपलसरी कॉस्ट है। तो जिस कंपनी का ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो उसको डेट की जगह क्या चूज़ करना चाहिए? उसे इक्विटी चूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर उसका कम है बच्चों, ध्यान से देखो, अगर किसी बिजनेस का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो उसको डेट चूज़ करना चाहिए, वरना इक्विटी चूज़ करना चाहिए। क्लियर? चलते हैं अगला कंट्रोल कंसिडरेशन। बच्चों कंट्रोल कंसिडरेशन समझ लो क्या है। अब अगेन हमारे पास दो ऑप्शन था, एक था हमारा डेट और एक था हमारा इक्विटी, ठीक है, डेट एंड इक्विटी। अब ध्यान से समझो बच्चों, अगर हम डेट चूज करते हैं, हाँ, यानी कि हम लोग लोन लेते हैं, अगर हम लोन लेते हैं तो क्या जिनसे हमने लोन लिया है वो कंपनी के मालिक बनते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर जिनसे हमने लोन लिया है तो वो हमारे कंपनी के मालिक बिल्कुल नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आप पैसा इक्विटी से लेते हो, इक्विटी से पैसा आपने उधार लिया है तो वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो अब इसको ध्यान से समझो, अगर कंपनी चाहती नहीं है क्या कि उनका डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट हो जाए, कंट्रोल ओवर द बिजनेस, मतलब कि अब समझो इसे, बिजनेस का कंट्रोल मान लो 5 लोगों के हाथ में था, 5 लोगों के हाथ में था। अब इन लोगों ने अगर इक्विटी चूज कर लिया तो एक और शेयर होल्डर इनके पास आ गया। अब कंट्रोल, जो मैनेजमेंट का जो कंट्रोल था, अब ये 6 लोगों में बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्विटी चूज किया आपने, वो भी मालिक बन गया। तो अब इस कंट्रोल को आप डाइल्यूट नहीं होना चाहते हैं कि ये हो ही ना ये डाइल्यूट, तो आपको क्या चूज करना चाहिए? तो आपको इक्विटी चूज करना है कि डेट? आपको डेट चूज करना चाहिए।
क्योंकि डेट वाला आदमी कभी भी कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं आता, वो अपना चुपचाप साइड में रहता है, वो कहता है कि मेरा पैसा लौटा देना मुझे ब्याज के साथ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इक्विटी वाला मालिक बन जाता है, यानी कि बिजनेस में उसे कंट्रोल चाहिए होगा। तो आप इसका सिंपल सा मतलब समझ लो कि इक्विटी इशू करने से डाइल्यूशन होता है मैनेजमेंट कंट्रोल का। इशू ऑफ मोर इक्विटी मे लीड टू डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, यानी कि अगर आप इक्विटी इशू करते हो तो कंट्रोल या फिर डाइल्यूशन हो जाएगा मैनेजमेंट का, ठीक है। लेकिन डेट में ऐसा कुछ नहीं होता है, डेट फाइनेंसिंग हैज नो सच इम्प्लीकेशन। इफ कंपनी डोंट वांट टू डाइल्यूट द कंट्रोल देन द कंपनी शुड चूज डेट ओवर द इक्विटी एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर कंपनी नहीं चाहती कि उनका डाइल्यूट हो कंट्रोल तो कंपनी को क्या चूज करना चाहिए बच्चों, डेट चूज करना चाहिए ओवर द इक्विटी। क्लियर, चलते हैं अगले टॉपिक। अब बच्चों ध्यान से समझो इसको, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, यानी कि जब हम लोग डिविडेंड देंगे तो मैंने क्या कहा था, कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि डिविडेंड दे दे, ठीक है, डिविडेंड दे दे या नहीं दे। डिविडेंड हम लोग दे दें शेयर होल्डर्स को या नहीं दे। अब डिविडेंड अगर हम दे रहे हैं तो कंपनी के पास से पैसा जाने वाला है किसके पास, शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। नहीं दे रहे हैं तो कंपनी के पास ही पैसे रखेंगे और इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो दो ऑप्शन समझ लो बच्चों, जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, ऑप्शन नंबर 1 शेयर होल्डर्स को दे दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड देना। ऑप्शन नंबर 2 अपने पास ही रख लो, फ्यूचर में हमें काम आएगा, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि हमें डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, देना है तो ज़्यादा देना है कि कम देना है, ठीक है। चलो फैक्टर नंबर 1 अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। अरे सबसे पहला फैक्टर तो यही होगा ना कि आपके पास अर्निंग्स कितनी है, कमाया कितना आपने। अगर ज़्यादा कमाई होगी, अगर किसी की ज़्यादा कमाई होगी तो वो ज़्यादा डिविडेंड देगा, अगर किसी की कम कमाई होगी तो कम डिविडेंड देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो डिविडेंड है वो कहाँ से दिया जाता है, करंट एंड पास्ट अर्निंग, जो प्रॉफिट कमाया उसी से दिया जाता है। देयरफॉर अर्निंग इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिसीजन अबाउट द डिविडेंड, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग्स एक फैक्टर है। चलो अगला देखो, फैक्टर नंबर 2 स्टेबिलिटी अर्निंग्स, ठीक है। अब दो तरीके की कंपनी होती है, एक कंपनी ऐसी होती है जिसकी अर्निंग स्टेबल होती है, यानी वो हर साल एक मुनाफे में रहती है, हर साल ही प्रॉफिट कमाती है। और दूसरी कंपनी ऐसे जो प्रॉफिट कमाया अगले साल कमाएगी कि नहीं कमाएगी ये उसे पता नहीं होता, या पिछले कुछ सालों से कमा नहीं रही थी अब कमाने लग गई, या फिर समझ लो कि उसके जो अर्निंग्स है वो इनस्टेबल है, मतलब कभी होती है कभी नहीं होती है। तो अब ऐसे केस में अगर किसी कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो उसे क्या करना चाहिए बच्चों, ध्यान से सोचो। अगर किसी कंपनी को पता है कि यार हम हर साल ही प्रॉफिट कमाते हैं, हमारी जो अर्निंग्स है वो स्टेबल है, तो उनके लिए बेटर क्या होगा, डिविडेंड दे दो, अगले साल भी कमा लेंगे हम, है ना। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग्स इज इन अ बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड्स। अगर किसी कंपनी की जो अर्निंग्स है वो स्टेबल है तो उसे क्या करना चाहिए, हायर डिविडेंड देना चाहिए। पर अगर अनस्टेबल अर्निंग्स है तो उनको डिविडेंड या तो नहीं देना चाहिए, देना भी चाहिए तो कम देना चाहिए। क्लियर। अगला स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स का मतलब, अब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो हर साल एक डिविडेंड देती ही देती है, ठीक है। तो स्टेबल डिविडेंड देने के लिए वो फेमस है। तो अब उन कंपनीज का बच्चों पॉलिसी होता है कि हमें स्टेबल डिविडेंड देना है, हमें पर शेयर, यानी हर साल हमें डिविडेंड देना ही देना है, ठीक है। तो ऐसे केस में ध्यान से बच्चों, ऐसे केस में अब उनको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी में ही आता है कि हम स्टेबल डिविडेंड्स देते हैं, ठीक है। तो वैसे केस में उन्हें रिटेन्ड अर्निंग्स कम रखना पड़ेगा, डिविडेंड्स ज़्यादा देना पड़ेगा। चलो बच्चों अगला ध्यान दो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर फ्यूचर में लग रहा है मुझे कि यार आने वाले टाइम में मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, स्केल अप हो जाएगा, मुझे और मशीन्स की ज़रूरत पड़ेंगे या कहीं और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो क्या बेटर है, आज डिविडेंड दे दें या अपने पास ही पैसा रखें। ऑब्वियसली क्या बेटर है कि हम अपने पास ही रिटेन्ड अर्निंग्स रखेंगे, डिविडेंड हम नहीं देंगे, ठीक है। दैट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। बच्चों अगला समझो, कैश फ्लो पोजीशन। बच्चों कंपनी के पास तो वेल्थ बहुत सारी होती है ना, यानी कंपनी के पास प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, बहुत सारे मशीन्स होते हैं, ठीक है। तो यानी वेल्थ तो बहुत सारा है, तो क्या वेल्थ होने से हो जाएगा डिविडेंड देना? क्या वेल्थ है तो सिर्फ डिविडेंड दे दें हम? डिविडेंड कहाँ से दिया जाएगा बच्चों? जो कंपनी के पास कैश पड़ा होगा या फिर उन समझ लो कि उनके अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा होगा उसी से तो डिविडेंड दिया जाएगा। तो अब जिस कंपनी के पास कैश फ्लो पोजीशन ही नहीं है, उनकी कैश फ्लो पोजीशन ही अच्छी नहीं है, तो क्या वैसे कंपनी डिविडेंड दे सकती है? अगर किसी कंपनी के कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो डिविडेंड कहाँ से देगी? डिविडेंड देने के लिए तो कैश चाहिए या फिर अकाउंट में पैसे चाहिए। तो इसलिए ये भी एक बच्चों क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया डिविडेंड देते टाइम, ठीक है। अब इसे पढ़ो क्या है यहाँ पे इसका मतलब,
द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी कि जो डिविडेंड का पेमेंट होता है यहाँ पर कैश का आउटफ्लो होता है। कंपनी मे बी अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कॉस्ट, हो सकता है कंपनी अच्छा चल रही हो, मुनाफा कमा रही हो, पर जरूरी नहीं कि उसके पास कैश में पैसे हो या फिर लिक्विड पैसा हो। अगला, द कंपनी हैविंग गुड कैश फ्लो पोजीशन कैन गिव मोर डिविडेंड्स एंड द कंपनी नॉट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ लिक्विड कैश शुड रिटेन अर्न। ठीक है, अब जिस कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो पोजीशन है उसे डिविडेंड देना चाहिए, और जिसका नहीं है उसे अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन अर्निंग्स रखना चाहिए। क्लियर। अगला, नेक्स्ट, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब कई बार हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स है वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं डिविडेंड तो उन्हें दे दो, वो नहीं चाहते डिविडेंड। अब जो होता क्या है कि इन कंपनी का एक एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है। इन मीटिंग में कंपनी के शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, इन्वाइट किया जाता है, और यहाँ पर ये अपना प्रेफरेंस बताते हैं थ्रू वोटिंग। अब वहाँ पे वो वोटिंग करके कह रहे हैं हमें डिविडेंड चाहिए, हमें डिविडेंड चाहिए, तो देना ही पड़ेगा बच्चों। और वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखो डिविडेंड, इसको हमारी कंपनी में ही लगाओ और हमारे पैसे को बढ़ाओ। ठीक है, तो वैसे केस में कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगला बच्चों, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी ध्यान से समझ लो, इसका क्या मतलब है। अब कंपनी जब डिविडेंड देती है, बच्चों ध्यान से समझो, कंपनी जब डिविडेंड देती है यानी कंपनी से पैसा जब शेयर होल्डर के पास जाता है तो बच्चों इस पे टैक्स लग जाता है। क्या लग जाता है? इस पे टैक्स लग जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, तो अब अगर कंपनी चाहती है कि ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कुछ ज़्यादा ही हाई चल रहा है, हम नहीं दे डिविडेंड, तो उस केस में अब बच्चों कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, उस केस में डिविडेंड कम देगी और रादर उसे क्या करेगी, बिजनेस में ही रखेगी। पर अगर कंपनी को लग रहा है कि यार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डीडीटी कम है, तो उस केस में डिविडेंड दे देगी। ठीक है, तो इसे भी पढ़ लो पॉइंट में कि डिविडेंड डिसीजन इज ऑल्सो सम एक्सटेंट अफेक्टेड बाय द डिफरेंस इन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द डिविडेंड्स एंड द कैपिटल गेन्स। अगला, इफ द डिविडेंड इज हायर इट इज़ बेटर, मतलब डिविडेंड का जो टैक्स है वो हायर है, टैक्स ऑन द डिविडेंड इज हायर, इट इज़ बेटर टू पे लेस बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। अगर टैक्स हाई है तो बेटर क्या होगा कि हम लोग डिविडेंड ना दें, अपने पास ही रिटेन्ड अर्निंग्स रखें, और अगर टैक्स कम चल रहा है तो डिविडेंड दे दो। अगला पॉइंट, दैट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। बच्चों स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अब जो शेयर मार्केट होता है इनका दो तरीके से रिएक्शन होता है, या तो इनका पॉजिटिव रिएक्शन होगा या तो इनका नेगेटिव रिएक्शन होगा। अब कई बार क्या होता है बच्चों, इसको समझो कि इन्वेस्टर इन जनरल व्यू एन इंक्रीज इन द डिविडेंड एज अ गुड न्यूज़ एंड स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट पॉजिटिवली। कई बार इन्वेस्टर्स जब देखते हैं कि यार कंपनी बहुत सारा डिविडेंड दे रही है हमारे अकाउंट में, तो वो उसको एक गुड न्यूज़ की तरह लेती है और फिर मार्केट में कंपनी का अच्छा एक नाम हो जाता है। तो वैसे केस में अगर कंपनी को अच्छा एक नाम बनाना है, गुड न्यूज़ देना है मार्केट में, तो वैसे केस में उन्हें डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर वो लोग क्या देखते हैं कि यार उस कंपनी ने यार डिविडेंड पिछले साल इतना % दिया था, इस साल हमें दे नहीं रही है, तो वैसे केस में कंपनी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है बच्चों, क्या आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, उसके शेयर प्राइस फॉल हो जाते हैं। तो वैसे केस में कंपनी अगर अपना नाम नहीं खराब करना चाहती तो डिविडेंड हमें देना ही पड़ेगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे बच्चों, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट का मतलब होता है शेयर मार्केट। अब दो तरीके की कंपनी होती हैं, एक होती है स्मॉल कंपनी, एक होता है स्मॉल कंपनी, और एक होकर लार्ज कंपनीज। ठीक है, तो बच्चों इसमें से जल्दी एक्सेस या इजी एक्सेस किसके पास होगा? ऑब्वियसली लार्ज कंपनी के पास होगा। स्मॉल कंपनी के पास इजी एक्सेस तो होगा नहीं शेयर मार्केट का या फिर कैपिटल मार्केट का। तो अगर इन फ्यूचर पैसे की रिक्वायरमेंट हुई किसको, स्मॉल कंपनी हो, तो क्या इजीली जाकर शेयर मार्केट से ये लोग पैसा ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो वैसे केस में स्मॉल कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए और लार्ज कंपनी इजीली डिविडेंड दे सकती है, क्योंकि उनका इजी एक्सेस होता है शेयर कैपिटल में। जब इन फ्यूचर उन्हें पैसा चाहिए होगा वो शेयर मार्केट से पैसा ले लेगी। ठीक है, लार्ज एंड रेपुटेड कंपनीज जनरली हैव इजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट एंड देयरफॉर मे डिपेंड लेस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। तो वो लोग रिटेन्ड अर्निंग्स पर लेस डिपेंडेंट होते हैं और डिविडेंड जितना उनको मन उतना दे देते हैं। ठीक है, दिस कंपनीज टेंड टू पे हायर डिविडेंड्स देन द स्मॉलर कंपनीज। इन ऑपोजिट, यानी इसके अगर ऑपोजिट में हम देखें तो स्मॉल कंपनीज देयरफॉर दे आर डिपेंडेंट ऑन द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, और ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं ऑन द रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, चलते हैं अगले पे। अगला है लीगल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, लीगल कंस्ट्रेंट्स कई बार जो हमारे लॉ होते हैं, ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के कई सारे लॉज हमें मतलब वहाँ पे कहते हैं कि अब आपको इस केस में डिविडेंड नहीं देना है, रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं कई चीज़ों पर डिविडेंड देते टाइम, तो उस केस में हम लोग डिविडेंड नहीं देख सकते। तो हमें लीगल कंस्ट्रेंट्स यानी लॉ को भी ध्यान देना होगा वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड या फिर वाइल पेइंग डिविडेंड। अगला कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। अब बच्चों इसको समझो ध्यान से, ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। आपने कहीं से लोन ले रखा था, बोरो कर रखा था, ठीक है, फाइनेंस करते टाइम आपने बैंक से लोन लिया था। अब कई बार वो लोग ही आपके साथ एग्रीमेंट करके बोल देते हैं
कि आप डिविडेंड नहीं दोगे, यानी कि आप पहले हमारा लोन का ब्याज भरोगे, आप लोन का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भरोगे, और तब तक आप अब क्या नहीं करोगे, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दोगे, ठीक है। तो अगर उस कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स में कंपनी फंसी हुई है, किसी के साथ एग्रीमेंट कर रखा होगा, तो उन एग्रीमेंट्स को भी ध्यान देना होगा वाइल पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो इतने सारे हमारे क्या हो गए, डिविडेंड दें या ना दें, वो सारे फैक्टर्स हो गए जो इफेक्ट करने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन को, ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ध्यान दो बच्चों, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें आपको दो टॉपिक पढ़ना है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एसेंशियली इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस, यानी एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाना कि जो ज़रूरी है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाना कि फ्यूचर में कंपनी कौन कौन से ऑपरेशंस करने वाली है रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है। तो एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना कि इन फ्यूचर हम पैसों का क्या क्या प्लान, मतलब प्लानिंग का मतलब ही क्या था बच्चों, कि फ्यूचर के बारे में अभी से ही सोच लेना, अभी प्लान कर लेना, यानी थिंकिंग इन एडवांस, ठीक, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो वैसे ही ब्लूप्रिंट बनाना कि आगे जाकर हम लोग पूरा फाइनेंस कैसे करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि इंश्योर करना कि एनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम, ठीक है। तो बच्चों कंपनी का दो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ऑब्जेक्टिव नंबर 2, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसा ना हो कि यार पैसे मांगने के लिए कहीं हमें जाना पड़े, यानी इनफ फंड्स कंपनी के पास हो, जब पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो कंपनी के पास इनफ फंड्स हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है ऐसा भी ना हो कि पैसा फालतू का ही कंपनी के पास पड़ा हुआ है जिसकी जरूरत भी नहीं थी। इससे क्या होगा बच्चों, अगर कंपनी के पास फालतू का ही पैसा पड़ा है, ध्यान से देखो, On the other hand, if the excess funds are available, it will unnecessarily add to the cost and may encourage wasteful expenditure। बच्चों पैसा फ्री में तो आता नहीं है, बैंक से लोन लिया होगा, कहीं से उधार लिया होगा, तो अगर उसको लेके आपने रख रखा है, आपके काम का ही नहीं है, यूज़ में ही नहीं है, तो उस पर क्या लगने वाला है, इंटरेस्ट लगने वाला है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और फिर आप उसको क्या कर सकते हो, फालतू जगह पर खर्चा भी कर सकते हो, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का, एक नंबर 1 ऑब्जेक्टिव कि जब पैसे की रिक्वायरमेंट हो तब कंपनी का पैसा हो, दूसरा कि फालतू का भी पैसा ना कंपनी के पास पड़ा हो, क्लियर। इंपॉर्टेंस सेम सिमिलरली उसी की तरह ही है, यहाँ से देखो बच्चों, फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है कि इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर द डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन, यानी हम पहले से सोच के चलेंगे कि अगर ये होगा तब हम क्या करेंगे, कहाँ से पैसे को यूज़ करेंगे, अगर कोई एक ऐसा इवेंट होता है तब हम पैसा कहाँ से लाएंगे अपने बचाव में, ठीक है। तो दैट इज इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर। अगला, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेस, हेल्प्स द बिजनेस इन द प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। अब कई बिजनेस को शॉक लग सकते हैं आगे जाकर, जैसे कोविड आया था तो बिजनेस को क्या था, बिजनेस के लिए वो एक सरप्राइज था, एक शॉक था वो, कि अब तो हमारा क्या हो गया, बिजनेस पूरा खराब हो गया, बिजनेस नहीं चलने वाला, सैलरीज देने, वेजेस देना है लोगों को। तो वैसे शॉक्स एंड सरप्राइजेस से बिजनेस पहले ही बच सकता है अगर कंपनी क्या करके चले, फाइनेंशियल प्लानिंग करके चले। अगला, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। अब बिजनेस के कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे एक सेल्स का एक अलग फंक्शन है, अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का एक अलग फंक्शन है, अलग डिपार्टमेंट है। अब बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन और सेल्स फंक्शन, इनको आपस में क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट करके रहना होगा। क्यों कोऑर्डिनेट करना होगा, अरे जो प्रोडक्शन उतना ही करेंगे ना जितना सेल्स वाले बोलेंगे हमें, तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशन कौन करवा के देगा हमें, फाइनेंशियल प्लानिंग से हो जाएगा, ठीक है। अगला, डिटेल प्लान्स ऑफ एक्शंस प्रिपेयर्ड अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन द प्लानिंग। तो अब अगर हम प्लानिंग करके चल रहे हैं पहले से, तो कोई भी काम रिपीट नहीं होने वाला, यानी कि अगर आपने डबल कर दिया उस काम को तो वो तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो गया, तो कोई डबल काम नहीं होने वाला, डुप्लीकेशन एफर्ट्स नहीं होने वाला, और जो आपके वेस्टेज हैं वो सारे कम हो जाएंगे, ठीक है। अगला, इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। बच्चों प्लानिंग का मतलब क्या था, लिंकिंग ऑफ प्रेजेंट विद द फ्यूचर, यानी आज सोच के चलना फ्यूचर के बारे में, दैट वाज प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी ऐसा ही होगा, लिंक क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, यानी आज हम कहाँ हैं और इन फ्यूचर हम कहाँ जाएंगे। अगला, इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन। अब बच्चों फाइनेंस, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कहीं पे पैसे हमें लगाना है, तो उस लगाने के लिए कहीं से पैसे लाने पड़ेंगे, इनके बीच में भी कौन लिंक क्रिएट करके देता है, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक क्रिएट करेगा, किसके बीच में, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। अगला, बाय स्पेलिंग आउट डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव फॉर द वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स इट मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। अब अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में पढ़ लिया, समझ लिया उसे, ठीक है, सब कुछ आपने इवैल्यूएट कर लिया, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली क्या आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है। इट मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर, यानी कि इसका मतलब समझो बच्चों क्या है, एक होता है कि हमने क्या सोचा था, हम क्या करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लान्ड या फिर स्टैंडर्ड, जो हमने सोच के रखा था, और एक होता है एक्चुअल, जो एक्चुअली में परफॉर्मेंस हुआ। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिलेगा अगर आप प्लानिंग से चल रहे हो, यानी कि आपने प्लानिंग किया
और उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हो, तो आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा वो ऑब्वियसली ईजियर और बेटर होगा। क्लियर? चलो अब बच्चों ध्यान से देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर पे कुछ 2 न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे बुक में भी है। इस पे जो एक मैंने सेपरेट वीडियो में इसमें डालूंगा, जो ये न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, इस पे बच्चों एक सेपरेट वीडियो रहने वाला है, यानी इसी वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला होगा। तो जिसको सिर्फ ये कैपिटल स्ट्रक्चर समझना होगा, ये कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो समझना होगा, वो डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। और या फिर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद आप न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। इस कैपिटल स्ट्रक्चर का हम बेसिक मतलब समझते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या था कि बच्चों, क्या जब हम पैसा ला रहे हैं तो वो पैसा डेट से लाएं कि पैसा हम इक्विटी से लाएं। ठीक है, तो वही था कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब, कि डेट से लाना है कि इक्विटी से लाना है, या फिर कितना डेट से लाना है, कितना इक्विटी से लाना है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में। ठीक है, तो बच्चों नंबर 1 कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। कैश फ्लो पोजीशन कैसा है कंपनी का, वापस वही सेम चीज़ है। क्यों? अगर डेट चूज करोगे आप तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। इंटरेस्ट क्या है, एक फिक्स पेमेंट है, करना ही करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जब पे करना है उसके लिए क्या चाहिए, हमें कैश चाहिए। तो अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो उसको डेट चूज करना चाहिए, वरना उसे इक्विटी चूज करना चाहिए। ठीक है, अगला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बच्चों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब आप बच्चों समझ लो प्रॉफिट और नीचे समझ लो इंटरेस्ट। तो बच्चों ऐसा ना हो कि आप अपने कमाई से ज़्यादा ब्याज भर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आपका प्रॉफिट कम हो और आप इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हो। तो उसको देखने के लिए या उसको स्टडी करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, दैट इज प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट। यानी आपका प्रॉफिट कितना है, फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट 2 लाख है और आपका जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 2 टाइम्स आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपकी जो कमाई है वो आपके ब्याज से 2 गुना ज़्यादा है। तो ये तो अच्छी बात है। तो ये एक फैक्टर बन जाएगा ये डिसाइड करने में कि हमें डेट चूज करना चाहिए कि इक्विटी चूज करना चाहिए। ठीक है, अगला है बच्चों डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब समझ लो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो का पहले फॉर्मूला समझ लो। ये कह रहा है ऊपर आपको क्या लेना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो वो प्रॉफिट जो टैक्स माइनस करने के बाद बचा। डेप्रिसिएशन बच्चों आपका क्या है, एक खर्चा, एक तरीके से लॉस है। इंटरेस्ट आपका एक लॉस है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपका लॉस, इंटरेस्ट आपका लॉस, और जितना भी आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, जितने भी आपके नॉन कैश एक्सपेंडिचर यानी अमोर्टाइजेशन, ठीक है, रिटर्न ऑफ गुडविल, ये सारी चीज़ें, इन सबको आप ऊपर ले लो। नीचे क्या ले लो आप, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपने मालिकों को दे दिया, इंटरेस्ट जो आपने डेट वालों को दे दिया, और जो भी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन था वो सारा। तो आप ये भी देख लो कि आपके पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो कितना टाइम से, किससे, डिविडेंड, इंटरेस्ट और जितना भी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है इनसे रिलेटेड। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, अगला ROI बच्चों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें आपको कितना रिटर्न आ रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आ रहा है। तो अगर जो डेट है आपका, दूसरा क्या आपका इक्विटी है, तो कहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न आ रहा है आप उसी को चूज करेंगे। डेट में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है डेट को चूज करो, इक्विटी में आ रहा है ज़्यादा इक्विटी को चूज करो। ठीक है, अगला है बच्चों कॉस्ट ऑफ डेट। अब डेट जब हम चूज करते हैं तो उसकी एक कॉस्ट होती है, उसका हमें एक इंटरेस्ट पे करना होता है, फाइलिंग चार्जेस पे करना होता है, कई सारे हमें फ्लोटेशन कॉस्ट पे करना होता है। तो जहां पर हमारे को कम मिल रहा होगा, इंटरेस्ट रेट लोअर रेट होगा, वहां पर हम लोग उसको चूज करेंगे। ठीक है, अगला है टैक्स रेट बच्चों, टैक्स रेट। अब वापिस से डेट पे करने की वजह से हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। डेट जब हम लोग चूज करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अगर प्रॉफिट कम हो गया तो उस पर हम टैक्स कम लगने वाला है हमें। तो उस केस में हमें देख लेना है कि हमारे टैक्स में कितना बचत हो रहा है। उस केस में हम लोग फिर डेट को चूज करते हैं, वरना हम इक्विटी को चूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ लो, सिंस इंटरेस्ट इज एन डिडक्टेबल एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय द टैक्स रेट। हायर टैक्स रेट, अगर दिख रहा है कि मार्केट में टैक्स रेट ज़्यादा है, यानी कि हमारी बचत ज़्यादा होने वाली है इंटरेस्ट की वजह से, तो उस केस में हम डेट को चूज करेंगे एंड वाइस वर्सा। अगला बच्चों कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब शेयर मार्केट से पैसा भी हम लोग रेज करते हैं तो ऐसा नहीं होता वो फ्री में हो जाता है, उसकी भी कई सारी कॉस्ट लगती हैं। ठीक है, लिस्टिंग चार्जेस, सेबी को कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो उन सारे खर्चों को भी हमें कंसिडर करना होगा। अगर वो खर्चे हमें दिख रहा है कि वो कम है डेट से, तो उस केस में हम इक्विटी चूज करेंगे, वरना फिर हम डेट की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगला है बच्चों फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब प्रोसेस करते समय कई सारे हमारे खर्चे आते हैं, मैंने बताया था, लीगल चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ये सारे चार्जेस। तो जिस केस में हमारे चार्जेस कम होंगे हमें उसको चूज करना पड़ेगा। अगला है रिस्क कंसिडरेशन, जहाँ पे रिस्क कम होगा, डेट और इक्विटी में हमें देखना होगा कौन सा हाईली रिस्की है या कौन सा कम रिस्की है। तो जहाँ पे कम रिस्क होगा बच्चों हमें उसे ही चूज करना पड़ेगा। बच्चों ऑब्वियसली कहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा, डेट में या इक्विटी में।
डेट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस। बच्चों कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो इक्विटी में तभी पैसा देना है जब हम पैसा कमाएंगे, यानी प्रॉफिट अर्न करेंगे तब हमें डिविडेंड देना है। पर डेट के केस में ऐसा नहीं है। डेट के केस में क्या करना होगा, जैसे ही आपने बोरो किया अगले महीने से इंटरेस्ट चालू, चाहे आप प्रॉफिट कमाओ चाहे ना कमाओ, आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। तो वैसे केस में डेट क्या बन जाता है, ज़्यादा रिस्की बन जाता है। तो अब जहाँ ज़्यादा रिस्क वहाँ हम जाएंगे ही नहीं, हम किस तरफ जाएंगे, हम इक्विटी की तरफ जाएंगे फिर। क्लियर। अगला है बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी समझो बच्चों, इफ अ फर्म यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल टू द फुल, अगर जितनी उनकी पोटेंशियल थी, यानी हम जितना पैसा ले सकते थे डेट से, उन्होंने अगर पूरा ही अपना पोटेंशियल यूज़ कर लिया तो इट लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू फर्दर डेट। अब एक पोटेंशियल होता है बच्चों, कंपनी कभी भी इसको फॉलो करती है 2:1 को, यानी उनका ये डेट, ये होता है डेट और ये होता है इक्विटी, यानी उनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो होता है 2:1। अब जितनी कंपनी की क्षमता थी उतना वो उधार ले चुके हैं मार्केट से, तो क्या इससे ज़्यादा उन्हें उधार लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जितनी क्षमता थे उधार ले चुके हैं, उतना ले लिए, बस काम खत्म। अब डेट से पैसा मत उठाओ, अब इक्विटी से उठाओ। बच्चों अगला कंट्रोल, वापस से सेम चीज़, डेट चूज करोगे आपका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, इक्विटी चूज करोगे तो जिनको आपने बुलाया है पैसे लेने के लिए या फिर जिनसे आपने पैसा लिया है तो वो आ जाएंगे कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर। अगर आप चाहते हो कि ये लोग ना आए, यानी ये लोग हमारे कंट्रोल के बीच में ना आए, तो आप डेट चूज करो। और आपको कोई दिक्कत नहीं है यार, ज़्यादा मालिक आप वो नहीं, यानी चलेगा आपको कंट्रोल डाइल्यूट करना तो इक्विटी चूज कर लो। क्लियर। अगले बच्चे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एवरी कंपनी ऑपरेट्स विद इट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द लॉ। ठीक है, रेजिंग फंड्स फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ अदर नॉर्म्स। तो कई सारे में जो नॉर्म्स होते हैं बैंकों के और हमारे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, इन सब के नॉर्म्स को भी फॉलो करना पड़ता है। तो उन नॉर्म्स के अंदर रहकर ही हमें पैसे को उधार लेना होता है, तो वो भी हमें ध्यान देना है वाइल बोरिंग। अगला है बच्चों स्टॉक मार्केट रिएक्शन। तो अगेन एक पॉजिटिव रिएक्शन होता है स्टॉक मार्केट का और एक नेगेटिव रिएक्शन होता है। अब इसे डिटेल में समझ लो बच्चों। जो पॉजिटिव रिएक्शन होता है, यानी मार्केट अगर अच्छा पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं बुलिश, उसे हम बोलते हैं बच्चों बुलिश। और अगर हमारा स्टॉक मार्केट का रिएक्शन खराब चल रहा है यानी डाउन चल रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं बियरिश बच्चों। ठीक है, अब बुल से मतलब क्या समझ में आता है, अच्छी चीज़ है, यानी बुल एग्रेसिव है, और बियरिश मतलब शांत है मार्केट। अब तो अगर मार्केट बुलिश चल रहा है तो आप क्या चूज करोगे, डेट की इक्विटी। अब बुलिश चल रहा है, अच्छा चल रहा है मार्केट, इक्विटी चूज करो। और अगर बियरिश चल रहा है, आप देख रहे हो खराब चल रहा है मार्केट की सिचुएशन अभी डाउन है, तो उस केस में आपको डेट चूज करना चाहिए। इक्विटी की तरफ जाओगे लोग आपके शेयर खरीदेंगे नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोविड में मार्केट डाउन था। अब मार्केट डाउन था तो क्या आप कंपनी के पैसे लेने के लिए जाओगे इक्विटी शेयर मार्केट में, अरे कोई देगा ही नहीं पैसा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है बुलिश है कि बियरिश है। बुलिश होगा तो इक्विटी और अगर बियरिश होगा तो डेट। अगला कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। भाई ये भी तो देख लो कि तुम्हारा पड़ोसी कंपनी क्या फॉलो कर रहा है, यानी अगर सिमिलर टाइप का बिजनेस आपका कोई और एक कॉम्पिटिटर कर रहा है तो उसकी चीज़ों को आप ध्यान दे दो कि यार वो इन केसेस में क्या क्या करता है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग इज डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्रीज में दूसरे कंपनी वाले क्या फॉलो कर रहे हैं या वो कहाँ से पैसा ला रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को भी आप ध्यान दो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया वीडियो यहाँ तक। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका लास्ट टॉपिक, दैट इज फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और उसके एग्जांपल्स क्या हैं, एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है उसके एग्जांपल्स क्या है, और कौन कौन से इनके फैक्टर्स हैं हम उनको समझ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, वापस से आप डायग्राम देख सकते हैं। एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होता है, इसको हम लोग फाइनेंशियल मैनेजर भी कहते हैं। तो अब इसको दो काम करने होते हैं, एक नंबर 1 कैपिटल बजटिंग, नंबर 2 वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग करना है। वर्किंग कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है फिक्स कैपिटल, तो यानी इसको फिक्स चीज़ों में पैसा लगाना है, और दूसरा चीज़ इसे वर्किंग में पैसा लगाना है, यानी शॉर्ट टर्म की चीज़ों में पैसे लगाने हैं। ठीक है बच्चों, अब समझो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है, तो इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। जब हम उन एसेट्स में पैसा लगाएंगे जो हमारे लंबे टाइम तक काम आने वाला है, यानी कि 12 महीने से ज़्यादा वो एसेट्स चलने वाले, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल। पर अगर 12 महीने से कम ही हमारे एसेट्स चलने वाले तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, तो दीज डिसीजंस आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो अब इस डिसीजन को हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से भी जानते हैं और कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, अब इट मस्ट बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेस। लंबे समय का एसेट खरीदना है तो इसको खरीदने के लिए जो हम पैसे लाएंगे, जो हम फाइनेंस करेंगे, वो कहाँ से करेंगे, वो भी तो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करेंगे। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज जैसे कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिटेन अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है,
तो अगर लंबे समय के लिए एसेट खरीदना है, इसको पैसे लाने हैं, तो कहाँ से लाएंगे हम लोग? लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, यानी डेट, इक्विटी, ये सब। पर अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए पैसा चाहिए, तो ये कहाँ से लाएंगे हम लोग? ये हम लाएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म लोन से। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल समझ लो बच्चों। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो? एक्विजिशन, एक्सपेंशन या फिर मॉडर्नाइजेशन या फिर किसी एक एसेट का रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो कोई भी आप बड़ा खर्चा कर रहे हो, बड़ा एसेट का एक्विजिशन कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो यानी आपने बिजनेस को बढ़ा दिया, या मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो, अपनी टेक्निक को चेंज कर दिया, मॉडर्न इक्विपमेंट्स खरीद लिए, या फिर रिप्लेसमेंट कर रहे हो, पहले वाला ख़राब हो गया, नया बाई कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर इनका क्या मतलब है? वर्किंग कैपिटल में मतलब कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक। जो कैश है वो वर्किंग कैपिटल है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जिसको हम तुरंत बेच सकते हैं, उसे कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। बिल्स रिसीवेबल, वो पैसा जो हमें इन फ्यूचर रिसीव होगा, बिल्स पे पैसा रिसीव होगा। या फिर डेटर्स, वो लोग जिनसे हमें पैसा रिसीव होगा इन फ्यूचर, उसको हम डेटर्स कहते हैं। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल। बच्चों ये तीनों ही हमारे वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, वो सामान जो अभी तक बना नहीं है, कच्चा माल जो पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल भी अभी बना नहीं है, थोड़ा बहुत बन गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। और रॉ मटेरियल से WIP बनता है और WIP से बच्चों बनता है फिनिश गुड, जो कंप्लीट बन चुका है, जिसको बेचा जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों मिलाकर ही किसका पार्ट है? वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। एंड लास्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया, एक तरफ फिक्स और एक तरफ वर्किंग। तो ये उसके एग्जाम्पल्स है, ये उसका मतलब है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे को हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि फिक्स कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, या वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स। सबसे पहला जो है वो है आपका नेचर ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर ही कैसा है? तो बच्चों अगर आपका नेचर ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मतलब ट्रेड करना, शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ें, तो क्या आपको फिक्स्ड एसेट ज़्यादा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तब आपको मशीन से सब तो चाहिए नहीं होंगे, बड़े बड़े इक्विपमेंट चाहिए नहीं होंगे, तब आपको जो इन्वेस्टमेंट है फिक्स कैपिटल वो ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका काम मैन्युफैक्चरिंग का है तो आपको बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेगा, तो बड़े बड़ा प्लांट लगेगा। ठीक है, तो उस केस में आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, अगला है बच्चों स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आप लार्ज स्केल पे ऑपरेशन कर रहे हो, आपको बड़ा प्लांट चाहिए, बड़ी मशीन चाहिए, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। पर अगर आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो आपको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। अगला है बच्चों चॉइस ऑफ टेक्निक। किसी भी एक्टिविटी, किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोडक्शन को करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 लेबर इंटेंसिव यानी ज़्यादा लेबर का यूज़ करना। नंबर 2 कैपिटल इंटेंसिव यानी ज़्यादा मशीन का यूज़ करना। तो अगर कोई बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव फॉलो कर रही है तो उसको ज़्यादा मशीन्स लगेंगे, यानी ज़्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लगेगी। और अगर कोई लेबर इंटेंसिव फॉलो कर रहा है तो उसको कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, कम मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला है बच्चों टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो इन सर्टेन इंडस्ट्रीज एसेट्स बिकम ऑब्सोल्यूट सूनर। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पर हमारा जो एसेट्स होते हैं वो जल्दी से हमारे क्या होते हैं? ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मोबाइल फोन्स, हर साल ही नए अपडेट आते हैं, हर साल ही फ़ोन के मॉडल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आज जो मॉडल चल रहा है वो अगले साल नहीं चलेगा, चेंजेस आएंगे उसमें। तो वैसे केस में जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो ऑब्सोल्यूट हो जाती है। तो अब जब जल्दी ऑब्सोल्यूट हो जा रही है, आपको नया इक्विपमेंट, नया मशीन खरीदना पड़ेगा, तो वहाँ पर फिक्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, अब जहाँ पे नहीं होता है, बहुत लंबे टाइम तक हमारी कोई चीज़ चल जाती है, तो वहाँ पे हमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। ठीक है, अगला है बच्चों ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि अब हमारा ग्रोथ ज़्यादा ही होने वाला है इन फ्यूचर, तो अब उनको क्या चाहिए होगा? ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। ठीक है, अगला डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों एक चीज़ को छोड़कर कुछ और भी साथ साथ में करने लग जाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं पतंजलि। पतंजलि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वर्क करती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो डाइवर्सिफाइड है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। तो वैसे केस में आप बच्चों ध्यान से देखो, मान लो कि कोई एक टेक्सटाइल कंपनी है। ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी है, कोई कपड़े बनाती थी, अब वो स्टार्ट कर दी, उसने डाइवर्सिफाई कर दिया, सीमेंट बनाने का काम भी चालू कर दिया। तो एक बात बताओ, उनके पास जो मशीनें होंगे वो कौन सी मशीनें होंगे? कपड़े बनाने वाले मशीनें होंगे क्या? सीमेंट बनाने वाली मशीनें होंगे क्या? नहीं। तो अगर कोई बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहा है, दूसरे एक्टिविटीज़, दूसरे प्रोडक्ट्स में जा रहा है, तो उसको वहाँ पर क्या लगेगा बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो उसको फिर ज़्यादा मशीन्स लगेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, अगला है बच्चों फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। अब इसको ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तो
कई कंपनियां क्या करती है ना कि फिक्स एसेट्स को खरीदती नहीं है, यानी मशीन खरीदती नहीं है, वो क्या करती है मशीन लीज पे ले लेती है, रेंट पे ले लेती है। तो अगर रेंटिंग का आपके पास ऑप्शन है तो आप क्या करोगे, रेंट पे लोगे, खरीदोगे नहीं। तो वैसे केस में आपको क्या लगेगा, कम लगेगा फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि कम पैसा लगेगा हमें इन्वेस्टमेंट। तो अगर ऑल्टरनेटिव है, अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव है कि हम लीज पे ला सकते हैं तो कम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, खरीदना ही पड़ेगा, तो उस केस में हमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, व्हेन द एसेट इज टेकन ऑन लीज द फर्म पेज लेस रेंटल एंड यूजेस इट, बाय डूइंग सो इट अवॉइड्स ह्यूज सम ऑफ रिक्वायर्ड टू परचेज इट, तब खरीदने से वो उसको बच जाती हैं। ठीक है, अगला है बच्चों लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिलकर काम करती है बच्चों, तो इसके मशीन ये यूज़ कर पाएगी, इसके मशीन ये यूज़ कर पाएगी, तो क्या लगेगा, ज़्यादा मशीन लगेगा, खरीदना पड़ेगा मशीन, नहीं तो कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो अगर कहीं कोलैबोरेशन है, किसी के साथ आप मिलकर काम कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको कम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा सारा का सारा किससे रिलेटेड, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स, यानी कि फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स। तो बड़ी मशीन्स खरीदें या नहीं खरीदें, या कितना खरीदना है या कम खरीदना है, तो ये वो वाले फैक्टर्स थे। अब हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें। तो ज़्यादा खरीदना है कि कम खरीदना है, उसके लिए नंबर 1 फैक्टर है बच्चों नेचर ऑफ द बिजनेस। बच्चों अगर आपके बिजनेस का नेचर ही ऐसा है, ध्यान से देखो, द बेसिक नेचर ऑफ द बिजनेस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग कैपिटल। जैसे कि अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा ट्रेडिंग का काम है, शेयर्स मार्केट ये सब का काम है, तो वहाँ पे तो तुम कोई रॉ मटेरियल यूज़ करते ही नहीं हो, उसको कन्वर्ट करते ही नहीं फिनिश गुड्स में, तो आपको क्या चाहिए, कम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग का है तो आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें लगेंगी। ठीक है, ज़्यादा प्लांट मशीनरी लगेगा, तो वहाँ पर हमारा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाता है। ठीक है, सेम बच्चों स्केल ऑफ ऑपरेशंस, अगर लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, छोटे स्केल पे काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ठीक है, अगले बच्चों बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल समझो बच्चों क्या होता है, बिजनेस में कई बार अलग अलग साइकिल्स आते हैं। जैसे कई बार हमें बूम देखने को मिलता है, बूम देखने को मिलता है मतलब सेल्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर मार्केट में बूम चल रहा है, यानी कि हमारा बहुत ज़्यादा सेल्स चल रहा है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर मार्केट डाउन है, अगर हमें डिप्रेशन देखने को मिल रहा है मार्केट में, तो वहाँ पर हमें कम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्लियर है बच्चों। अगला ध्यान से देखो बच्चों, सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर यानी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजन वाइज वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, तो जब दिवाली आता है, क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, तब उनका सेल ज़्यादा होता है, तब उन्हें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। लेकिन ऑफ सीजन वो लोग ज़्यादा, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। ठीक है, अगला है बच्चों प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल समझो बच्चों क्या होता है, हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, फिनिश गुड्स को बेचते हैं कस्टमर को, यानी सेल्स करते हैं, और फिर वापस कंपनी के पास पैसा आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। अब किसी बिजनेस का ये प्रोडक्शन साइकिल बहुत ज़्यादा होता है और किसी बिजनेस का ये प्रोडक्शन साइकिल बहुत कम होता है। अब जैसे एग्जांपल कार, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि कार बनने में टाइम लगती है, बिकने में टाइम लगती है, बिकने के बाद फिर पैसा कंपनी के पास वापस घूम के आता है। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हो गई जैसे कि दूध, बिस्किट, ब्रेड, ये सब, अब इनमें प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटा होता है। दूध तुरंत खराब हो जाता है, तुरंत इसलिए बेचना होता है उसे, तुरंत बनता है, तुरंत बिकता है और वापस कंपनी के पास पैसा आ जाता है। तो जिस कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल बहुत ज़्यादा होगा तो उनको क्या लगेगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। लेकिन जिस बिजनेस का प्रोडक्शन साइकिल कम होगा तो उनको कम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है, अगला है बच्चों क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड, तो अब जिनको तुमने माल बेचा था उधार में, जिनको तुमने सेल्स किया था, ठीक है, उधार में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं बच्चों डेटर्स। तो अब अगर तुमने ज़्यादा टाइम दे दिया है, उन्हें क्रेडिट ज़्यादा अलाउ कर दिया है, तो तुमको अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने उन्हें कम अलाउ किया है टाइम, तुम्हारी पॉलिसी कंपनी की ऐसी है कि तुम टाइम उन्हें कम अलाउ करते हो, तो उस केस में कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक इसी तरीके से बच्चों होता है क्रेडिट अवेल्ड, यानी जहाँ से तुमने माल खरीदा है उन्होंने तुम्हें ज़्यादा समय दे दिया है कि भाई 2 महीने बाद लौटा देना, पैसे आज मत देना, तो वैसे केस में कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि 2 महीने नहीं चलेगा, 2 हफ्ते में पैसा चाहिए, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। अगला अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों तुम्हारी फैक्ट्री ऐसे इस कोने में है जहाँ पे रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होता, तो क्या बार बार रॉ मटेरियल मंगवाओगे? नहीं, एक बार में ज़्यादा मंगा के रखोगे। एक बार में ज़्यादा मंगा के रखोगे तो क्या लगेगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब बच्चों लग रहा होगा ये रिवीजन बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो ये रिवीजन वीडियो, ये मेन क्लास वीडियो नहीं है, ये आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, तो जिनके पास रॉ मटेरियल की कमी है, आसपास बहुत दूर से उन्हें मंगाना पड़ता है, उस केस में वो ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगाएंगे, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। पर अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाएगा, आज कॉल करूँगा शाम को पहुँच जाएगा, तो एक बार में क्यों मैं ज़्यादा खरीद के रखूँ, तो उस केस में कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है, सेम ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी को लग रहा है कि उनका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई है तो उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है, अब लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल है ही नहीं, ग्रोथ दिख ही नहीं रही है, तो कम वर्किंग कैपिटल।
लेवल ऑफ कंपटीशन, ठीक है बच्चों ध्यान से समझो इसे। अगर कंपटीशन अच्छा खासा है, आपने देखा होगा कई दुकानें ऐसी होती है, वहाँ चले जाओ कुछ मांगो, जो मांगो वो उनके पास रहता है। किसी भी कंपनी का साबुन मांगो, किसी भी कंपनी का बिस्किट मांगो, वो उनके पास अवेलेबल रहता है। तो अगर लेवल ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है, उस मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, तो वो दुकान वाले अंकल बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप वहाँ से रिटर्न चले जाओ, तो वो हर सामान उन्हें रखना पड़ता है। पर अगर कंपटीशन है ही नहीं, उस एरिया में दुकानें ही कम है, तो तुम वापस भी जाओगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम वापस उन्हीं के पास आओगे अगले दिन, या फिर जो साबुन है वही लगाओगे, जो बिस्किट है वही खाओगे। तो अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो हमें ह्यूज स्टॉक रखना पड़ता है सारी चीज़ों का, ताकि कोई भी ऑर्डर्स मिस ना हो, कोई भी कस्टमर वापस रिटर्न ना चले जाए। तो अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, कंपटीशन कम है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्लियर बच्चों। लास्ट है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बच्चों प्राइसेस बढ़ने वाली है महंगाई बढ़ने की वजह से, और प्राइस बढ़ जाएगा तो अब हमें ज़्यादा पैसा लगेगा उसको खरीदने के लिए, यानी वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। पर अगर इन्फ्लेशन नहीं है इकोनॉमी में, मतलब चीज़ों के दाम कम है, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है, आई होप सो बच्चों क्लियर है, आपको समझ में आया ये टॉपिक। वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, जो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो पार्ट 2 वीडियो में होगा, तो जिसको सिर्फ न्यूमेरिकल देखना है वो पार्ट 2 देखें, और जिसको दोनों देखना है ये पूरा कंप्लीट होने के बाद न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो को पूरा देख ही लिया है तो इसका मतलब कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो देख के, यानी आपको ये पूरा समझ में आया। कमेंट कर देना जो भी आपको ओपिनियन हो, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो के लिए। बाकी थैंक यू।